हेलो दोस्तों, पूरा स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। हम लोग चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी पर। आज पुनः चर्चा हम लोग बायोलॉजी पर करने आए हैं। बायोलॉजी जो टॉपिक हम लोग देखे थे मानव रोग तथा उसके उपचार, हम लोग पुनः उस पर मैंने आगे चर्चा करेंगे। पिछले जो भी वीडियो 1 से 2 वीडियो अपलोड हुआ है उस वीडियो को आप पूरी तरह से देखेंगे और फिर उसके बाद जो आज के वीडियो आपके पास जाएगा फिर इस पर आना है, क्योंकि हमें हर वीडियो को देख कर करके अपने नॉलेज में, ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। इसीलिए एक वीडियो को हो सकता है कि हाँ मैंने कोई स्टूडेंट मैंने नहीं देखना चाहते हैं, बीच में से आ जाते हैं, तो वो टीचर पर डायरेक्ट आरोप लगा देंगे कि सर समझा नहीं है, जिसे हमको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आपको हम 100% गारंटी लिए हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। एक जिस दिन आपको समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यू शुरू से जो जोड़ते आएंगे तब हमको कहिएगा। 100% गारंटी लिए हैं आपको समझाने के लिए। आपको बायोलॉजी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी प्रतियोगिता परीक्षा जनरल कंपटीशन का होगा, उन सभी हम विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें और देखला के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपके लायक है तो ही इस पर बने पसंद कीजिए। अन्यथा अगर आपके लायक ना है तो आप स्वतंत्रता पूर्वक बने हमें छोड़ के जा सकते हैं। ये हम पहले वीडियो में भी बात बोले थे। आप लोगों के लिए ही हम इतना आसान बायोलॉजी करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमें मिले थे कि सर बायोलॉजी बहुत हार्ड लगता है, बहुत इतना हार्ड सब्जेक्ट है कि हम लोग इसे जबरदस्ती रटते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो आप चिंता ना करें, आपको हम रटने की जरूरत नहीं। वीडियो को बार बार देखिएगा, आप उसके बाद खुद अपने आप में परिवर्तन देखिएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदी भाषी जो भी लोग हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस हो, उन सब विद्यार्थियों से अनुरोध है हमारा कि आप वीडियो को देखिए, आप फिर कहिए कि हाँ, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के टीचर जो तैयारी करवाते हैं या स्टूडेंट, वो सब अपने आप में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई बेवकूफ बना दे, ये संभव नहीं होगा। आप लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा के सचमुच स्टूडेंट तैयारी करें, अगर वो बेवकूफ बन जाते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट है। अभी आप लोग को बेवकूफ नहीं कोई बना सकता है, क्योंकि हम लोग खुल के बात करने वाले लोग हैं। प्रतियोगिता परीक्षा अगर क्लियर करना है तो सच्चाई सबसे जरूरी है, ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर हम भी यूट्यूब पर इतना खुल के बोल रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम 100% की गारंटी लेंगे। क्योंकि आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमको इस शब्द नहीं समझ में आया, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। इस चलते ध्यान से वीडियो को देखिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुवांशिक बीमारी पर, आज चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे अपना आगे। पीछे वाला हम लोग देखे थे सिंड्रोम वगैरह, तो सिंड्रोम वगैरह जो देखे थे वो बहुत अच्छा व्यू उनका भी मिल रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। दिल से हमें इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ हमारे वीडियो के ऊपर बनाए रखिए। हम आपके प्यार को कभी भी धूमिल होने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम लोग देखते हैं इधर आज के जो टॉपिक है हम लोग के अनुवांशिकी बीमारियां चल रहा था, अब इसी पर हम लोग बढ़ेंगे आगे। मुख्य रूप से हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सभी से सवाल एग्जामिनर बनाते हैं। देखते हैं हम लोग कि किस तरह से एग्जाम में सवाल आता है, किस तरह से हम लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ये हमारा तो गारंटी है, प्रयास है, हम कितना सफल हो पाते हैं फिर आप बोलिएगा। ध्यान लीजिए, हीमोफीलिया पर चर्चा कर रहे हैं। हीमोफीलिया देखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया जो भी रहे चर्चा करेंगे, समझिएगा। इधर सबसे पहले पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे लिंग गुणसूत्र के बारे में। तो लिंग गुणसूत्र के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। हम जानते हैं कि महिलाओं के अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XX दुगो होता है लिंग गुणसूत्र XX, और पुरुषों में X और Y अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र होता है। अब समझिएगा, यहां आपको समझना है कि X गुणसूत्र के X गुण सूत्र के संरचना, X गुण सूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी, समझिएगा। जो हीमोफीलिया की चर्चा करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। X गुण सूत्र के संरचना में जो परिवर्तन होता है स्ट्रक्चर में उसके,
उससे होने वाली बीमारी, उसको पहले चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र दो तरह का होता है, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र पीछे भी चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। अब इसमें समझिएगा, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, महिला का स्ट्रक्चर देखिएगा, महिला का जो अंतिम 23वां जोड़ा होगा एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र और पुरुष में एक्स वाई। हम लोग देख रहे लिंग गुणसूत्र दो तरह का बोलना आपको, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। अब समझिएगा, हम जो शब्द लिखे ऊपर, एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी, हम इस शब्द मुख्य रूप से हमारा लिखने का उद्देश्य था कि आपको हीमोफीलिया पूरी तरह से ताउम्र याद रहे, इसलिए हम इस शब्द को लिखे हैं कि एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी। जो हीमोफीलिया बीमारी है वो एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन से होता है। कैसे होता है आप समझिएगा। इधर महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र है और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र है। अब देखिए, एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से जो बीमारी होगा वह बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होगा और उससे जो बीमारी होगा वो महिला के अपेक्षा पुरुष में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के पास मात्र एक एक्स गुणसूत्र होता है और महिलाओं के पास 2 एक्स गुणसूत्र होता है। अगर पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाए, तो उनमें बीमारी की स्थिति बन जाती है। महिलाओं में यदि इनका एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाता है, यदि महिलाओं में उनका एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाता है, इसका दूसरा एक्स गुणसूत्र जो है बेहतर ढंग से काम कर करके इस एक्स गुणसूत्र के जो लक्षण है उनको वापस नहीं आने देता है। कहे के मतलब कि ई एक्स गुणसूत्र जो है इसके लक्षण को, जो बीमारी के लक्षण है उनको दबा देता है, क्योंकि इनके पास 2 एक्स गुणसूत्र है। इनका एक्स गुणसूत्र जो एगो खराब भी हो जाता है तो दूसरा का एक्स गुणसूत्र बीमारी के लक्षण को दबा देता है, बेहतर ढंग से काम कर करके बीमारी के लक्षण नहीं आने देता है। लेकिन पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र है, अगर वो खराब हो जाए तो उनमें बीमारी के लक्षण आ गया, वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ 2 एक्स गुणसूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा सर, ऐसी महिलाएं जिनका एक एक्स गुणसूत्र खराब होता है वो सामान्य जीवन जी सकती है। जिनका एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाए, सामान्य जीवन, सामान्य महिलाएं कहलाती है। लेकिन हाँ, सामान्य महिलाएं होती है, लेकिन इनको हम लोग कह सकते हैं कि बाहक हैं, इनको कह सकते हैं बाहक हैं। जिनका एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाए उनको बाहक बोलेंगे। महिलाओं में बीमारी के लक्षण तभी आएगा, जब इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा। महिलाओं में बीमारी का लक्षण कब आएगा? जब इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा। समझिए इधर, एक एक्स गुणसूत्र खराब होता है तो दूसरा का तो बेहतर ढंग से काम करके बीमारी के लक्षण आने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक्स गुणसूत्र खराब हो गए तो बीमारी का लक्षण आ जाता है। तब इस महिला को बोलेंगे कि महिला बीमार है। इनमें बीमारी की स्थिति कब होगी? जब इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा। अन्यथा एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा तो महिला सामान्य जीवन जी सकती है, बीमारी का लक्षण नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक्स गुणसूत्र है, वो बेहतर ढंग से काम कर करके जो खराब एक्स गुणसूत्र है उनके गुण को सामने नहीं आने देता है। महिलाएं सामान्य महिला कहेंगे कि इनका दोनों एक्स गुणसूत्र जब ठीक रहेगा तो इनको हम सामान्य महिला बोलते हैं। दोनों एक्स गुणसूत्र जब इनमें ठीक है, सामान्य महिला। एक एक्स गुणसूत्र खराब है, बाहक महिला बोलेंगे। अब बीमार महिला, दोनों एक्स गुणसूत्र खराब रहेगा। समझिए सर, एक एक्स गुणसूत्र खराब हो गया, बाहक महिला इनको इसीलिए बोलते हैं कि जब नई पीढ़ी के निर्माण होगा तो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, तो गुणसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाएगा।
अब गुणसूत्रों का आधा कर दिया जाएगा तो ये दोनों गुणसूत्र में से समझिए इधर कि इनके पास कोई महिला है, एक्स गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र खराब है। जब नई पीढ़ी बनाएंगे तो नई पीढ़ी बनाएंगे, जब ये महिला नई पीढ़ी का निर्माण करेगी तो जब नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे तो हो सकता है कि ई वाला जीन वहन कर दे, ई वाला गुणसूत्र दे, ई गुणसूत्र जाके उन पुरुष के साथ मिलेगा, उनके बने शुक्राणु के साथ, तब ई गुणसूत्र मिलेगा तब बीमारी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए एक गुणसूत्र जो महिला में खराब होता है तो उनको वाहक महिला कहा जाता है। बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ा सकती है। बीमार नहीं कहेंगे, वाहक कहेंगे। लेकिन दोनों गुणसूत्र जब इनका खराब होगा तब इनको हम लोग बीमारी से बोलेंगे ग्रसित है। जब महिला के दोनों एक्स गुणसूत्र खराब नहीं है, सामान्य महिला है। अब समझिए, पुरुषों में यह कंडीशन नहीं लगती है। पुरुषों के पास एकमात्र एक्स गुणसूत्र है। अगर वो पुरुष और इनका एक एक्स गुणसूत्र खराब हो गया, एक ही एक्स गुणसूत्र इनके पास है, वो खराब हो गया, तो पुरुष बीमार होंगे, बीमार होंगे। पुरुष सामान्य है। समझिए, पुरुष या तो सामान्य होंगे या बीमार होंगे। पुरुष बाहर के काम नहीं करेंगे, पुरुष सामान्य होंगे या बीमार होंगे, क्योंकि उनके पास एकमात्र एक्स गुणसूत्र है। अगर वो खराब हो गया तो बीमारी आ गया उनमें, उनको ग्रसित हो जाएंगे। अगर उनके पास अगर मैंने दो एक्स गुणसूत्र होता तो हो सकता था कि हाँ काम करते, लेकिन पुरुषों के बाद एक्स वाई हम लोग जानते हैं, एक ही एक्स गुणसूत्र है, अब वो खराब हो गया तो खराब, उनमें बीमारी का लक्षण आ गया। तो जब बीमारी का लक्षण आ गया, उनको बचाने के लिए दूसरा का एक्स गुणसूत्र नहीं है। लेकिन महिलाओं के सीधे उल्टा है। महिलाओं के साथ क्या होता है कि दो एक्स गुणसूत्र है, एक खराब भी हो गया तो दूसरा का उसके कैरेक्टर को जो है, दूसरा का जो लक्षण को, बीमारी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। इस सभी शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ हम न्यूमेरिकल टाइप के सवाल पूछता है एग्जामिनर, उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे तो आपको वहां पर इस शब्द की जरूरत पड़ेगा। वाहक महिला उसको कहेंगे जिनका एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा, दूसरा का ठीक रहेगा। बीमार तभी होंगे जब इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा। सामान्य महिला दोनों एक्स गुणसूत्र ठीक रहेगा, सामान्य महिला। पुरुष सामान्य होगा या तो बीमार होगा, पुरुष सामान्य होगा या तो बीमार होगा। अब देखिएगा इधर, अब ध्यान दीजिए इधर, हम लोग देख रहे सब बात सुन लिए। एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में, संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले ऊपर में लिखे हैं हीमोफीलिया। यही हीमोफीलिया पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो हीमोफीलिया है, ये देखिए हीमोफीलिया बीमारी का है। हीमोफीलिया के बारे में पूछेगा आपसे तो आपको बोला है कि हीमोफीलिया जो बीमारी है, एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी है। हीमोफीलिया जो बीमारी है, एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी है। उसके स्ट्रक्चर में, एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाता है, जिसके कारण हीमोफीलिया होता है। अब इसमें देखेंगे हीमोफीलिया कहते हैं किसको। हीमोफीलिया के बारे में हमसे पूछा जाएगा, हीमोफीलिया किसको कहेंगे। अभी हम लोग पूरा चर्चा करेंगे एक्स गुणसूत्र के जो संरचना है, उससे जो बीमारी होता है उस पर चर्चा करेंगे। अब हीमोफीलिया पर चर्चा बनाने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। हर प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से हमको सवाल दिखने को मिलेगा। हीमोफीलिया सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि हीमोफीलिया से ग्रसित कोई अगर व्यक्ति है, हीमोफीलिया से ग्रसित कोई अगर व्यक्ति होता है तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग, मैंने कहा कि मतलब खून नहीं जमता है, खून के थक्का बनने में थक्का नहीं बन पाता है, तो उनका ब्लड जो खून का होता है स्राव अत्यधिक हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, ये हीमोफीलिया जो बीमारी है ना, तो समझिएगा हीमोफीलिया से जो भी लोग ग्रसित होंगे उनमें भी ब्लड क्लॉटिंग होगा, ब्लड थक्का बनाएगा। याद रखिएगा, हीमोफीलिया से जो भी लोग ग्रसित होंगे उनमें भी ब्लड थक्का बनाएगा, लेकिन अधिक समय ले लेता है। सामान्यतः जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति नहीं है, उनमें कहीं पर अगर कट लग जाए तो उनमें ब्लड थक्का बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लेता है। लेकिन हीमोफीलिया से कोई व्यक्ति ग्रसित है, उनमें कहीं पर कट लग जाए तो उस जो हीमोफीलिया प्रभावित व्यक्ति है, इनसे जो ग्रसित है, उनमें 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। अंतर बस यही है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ थक्का नहीं बनेगा, थक्का बनता है। लेकिन यहाँ पर हीमोफीलिया से जो पेशेंट, जो व्यक्ति ग्रसित होंगे,
उनमें 15 से 20 मिनट लगेगा ब्लड को थक्का बनने में। लेकिन जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है, जो ग्रसित नहीं है, उनको सामान्यतः 2 से 3 मिनट में ब्लड थक्का बना देता है। अब समझिए हीमोफीलिया, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रॉयल डिजीज, रॉयल बीमारी। समझिए हीमोफीलिया को ही रॉयल बीमारी भी कहा जाता है, हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। यह बीमारी हम लोग अनुवांशिकी के तहत देख रहे हैं। तो अनुवांशिकी मतलब हम लोग चर्चा कर चुके थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी निरंतर स्थानांतरित होते रहता है, वह बीमारी अनुवांशिक है। रॉयल डिजीज का नाम पड़ा ब्रिटेन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के राज्य परिवार, वहां पर जो राज्य परिवार है उस राज्य परिवार में यह बीमारी है। ब्रिटेन के राज्य परिवार में हीमोफीलिया बीमारी चला आ रहा है वंशानुगत। तो वंशानुगत ही बीमारी ट्रांसफर वहां से आया है, वंशानुगत उसके उनके परिवार में हीमोफीलिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रॉयल बीमारी। रॉयल बीमारी नाम दे दिया गया है कि ब्रिटेन के राज्य परिवार में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकंड जो राज्य परिवार है वहां पर उनके परिवार में वंशानुगत आ रहा है, इसीलिए इनको रॉयल बीमारी। हम अंदर के बात में ना जाएंगे, हम लोग बस अपने प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी शब्दों को ध्यान रखेंगे, कौन नाम दिया, क्या नाम दिया। लेकिन ब्रिटेन के राज परिवार में यह बीमारी इसी कारण से इनका नाम पड़ा है रॉयल बीमारी, रॉयल डिजीज। बीमारी कोई तो रॉयल नहीं होता है, ध्यान दिए, बीमारी वगैरह को भी नाम मैंने दे दिया गया है रॉयल। अब समझिएगा, आपको इतने बोलना है कि हीमोफीलिया जो बीमारी है ना, हीमोफीलिया बीमारी एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। ऐसी बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। अब खुद सोचिए, अब रॉयल बीमारी इसको कह दिए, इसमें होता क्या है, ब्लड का थक्का वगैरह नहीं बन पाता है। तो ब्लड का जो थक्का वगैरह है इसमें नहीं बन पाता है, हम लोग सब बात कर लिए हैं। अब आप समझिए ये जो बीमारी है इससे जो ग्रसित होंगे, इससे हीमोफीलिया से जो ग्रसित होंगे, तो यहां से कुछ न्यूमेरिकल टाइप के सवाल एग्जामिनर बनाते हैं। अगर अच्छा एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर आपको दिखेगा न्यूमेरिकल टाइप के सवाल एग्जामिनर बनाते हैं। सवाल होता कैसे समझिए, हीमोफीलिया से ग्रसित जो भी व्यक्ति होंगे उसमें एक सवाल हम लिखने जा रहे हैं कि एक दंपति, समझिएगा, एक दंपति, समझिएगा, एक दंपति जिसमें महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है। समझिए, एक दंपति जिसमें महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और पुरुष सामान्य है। महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और पुरुष सामान्य है, तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे, उनके कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा। समझिएगा सवाल, ध्यान से सुनिएगा कि हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र के संरचना परिवर्तन के कारण जो बीमार होता है, स्ट्रक्चर में बदलेगा। महिला की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होगा, रॉयल डिजीज कहते हैं, कारण बता दिए हैं। इसमें सवाल क्या है, एक दंपति जिसमें महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और पुरुष सामान्य है, तो उनके कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा, कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा। न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है, आपको निकालना है कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा। कुछ शब्द हम पीछे बोले थे, अब उसी शब्द पर वापस हम आ रहे हैं, किस तरह से इसका उत्तर हम लोग देंगे। कितने प्रतिशत बच्चे में यह बीमारी होगा। आप खुद सोचिएगा कि महिला हीमोफीलिया से प्रभावित है, तो ये जो महिला है, महिला, अब हम जानते हैं कि एक्स गुणसूत्र, तो महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होता है। अब महिला बीमार होगी कब, जब इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब रहेगा तब।
महिला अगर एगो एक्स गुणसूत्र खराब है तो वाहक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बीमार बोल रहा है, हेमोफीलिया से ग्रसित बोल रहा है, इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा। अब पुरुष सामान्य है, पुरुष सामान्य है, समझिएगा, पुरुष समान है तो पुरुष में एक्स वाई। ध्यान दीजिए, महिला में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। अब ये पीड़ित है तो पीड़ित भी महिला है तो इनका दोनों एक्स गुणसूत्र, इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब है। जब पीड़ित है महिला तो उनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब है तभी पीड़ित होंगे। अब पुरुष समान है तो पुरुष तो ठीक है। जब नई पीढ़ी का निर्माण होगा तो गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है। जब नई पीढ़ी का निर्माण होगा तो गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाएगा। हम लोग गुणसूत्र बांटेंगे, एक्स एक्स। अब ये जो महिला है, ये जो महिला है इनमें क्या है, दोनों एक्स गुणसूत्र खराब है। पुरुष, ये जो पुरुष है इनमें एक्स गुणसूत्र ई वाई, आधा कर दिए। अब खुद सोचिएगा, महिला हेमोफीलिया से ग्रसित है, दोनों खराब है, पुरुष समान है एक्स वाई। अब जब ये नई पीढ़ी बनाएंगे तो हमसे सवाल पूछा कितने प्रतिशत बच्चे हीमोफीलिया बीमारी से, कि एक दंपति जिसमें महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और पुरुष सामान्य है तो उनके कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा, कितने प्रतिशत बच्चों में बीमारी होगा। अब देखिए, महिला बीमार हो, जैसे महिला ग्रसित होगी कब, जब दोनों का एक्स गुणसूत्र खराब होगा, आधा आधा बांट दिए। पुरुष समान है, एक भी खराब नहीं है, एक्स वाई। अब इससे नई पीढ़ी बनाना है तो नई पीढ़ी जब हम लोग बनाएंगे तो समझिए, ई एक्स गुणसूत्र का निर्माण, इस एक्स गुणसूत्र का मिलन, महिला के ई एक्स गुणसूत्र का जो मिलन है पुरुष के ई एक्स गुणसूत्र से हुआ। तो जब नई पीढ़ी बनेगा तब बच्चा में जाएगा। यहां समझिएगा, देखिएगा, यहां से इनको मिला रहे हैं तो एक्स गुणसूत्र जो महिला वाला जो खराब था उनमें से वहां है, और पुरुष के एक्स ठीक था। पहला कंडीशन ये होगा। अगर यही एक्स गुणसूत्र जो महिला में है इनका मिलन पुरुष के इस गुणसूत्र से हुआ 22 से, तो कहे का मतलब ये कंडीशन बच्चों में जाएगा। बच्चों में जो गुणसूत्र होगा महिला से तो जा रहा है खराब, अब पुरुष वाला यहाँ बाई आ गया, दूसरा कंडीशन ये बन जाएगा। तीसरा कंडीशन, अगर ई एक्स गुणसूत्र है, ध्यान दीजिएगा, महिला का जो ई एक्स इनका मिलन इससे होगा, पुरुष के ई एक्स गुणसूत्र से मिलन होगा, तो बच्चों में जो गुणसूत्र जाएगा एक्स एक्स। तो महिला से जो गुणसूत्र जा रहा है बच्चों में वो खराब जा रहा है, खराब था, पुरुष का एक्स गुणसूत्र ठीक था। तीसरा कंडीशन ही हो जाएगा। अगर ई जाएगा यहां से ई जाएगा तो एक्स और वाई, महिला से जो गुणसूत्र गया है वो खराब था, और पुरुष से जो गया है वो अच्छा होगा, वो ठीक था। अब आप खुद समझिए, आप खुद समझेंगे कि ये जो हम लोग देखे कंडीशन, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्स गुणसूत्र खराब था, एक एक्स गुणसूत्र ठीक था। हम तो जानते हैं कि एक्स गुणसूत्र होगा तो वो महिला होगी, ये जो बच्ची होगी, तो लेकिन इसको बोलेंगे एक एक्स गुणसूत्र। ध्यान दीजिएगा, वो बात शुरू में बोले थे, एक एक्स गुणसूत्र खराब, उनको क्या बोलेंगे, वाहक। ये वाहक सामान्य जीवन जी सकती है, वाहक है, बीमार नहीं बोलेंगे, वाहक है सिर्फ। ये बच्चा होगा, ये लड़का होगा, एक्स वाई है, लड़का होगा, इनमें एक खराब है, इनको बोलेंगे हम लोग बीमार, ये बीमार है। एक्स, एक ही एक्स गुणसूत्र है, वो खराब है तो बीमार है। यहां पर देखिए एक्स, ध्यान दीजिए, एक्स एगो खराब है, एगो एक्स निमन है, यहू दोनों एक्स से गुणसूत्र है, महिला होगी, बच्ची होगी, लेकिन यहू होगी वाहक। क्या बोलेंगे इनको, वाहक। यहां पर बच्चा देख रहे हैं, एगो वाई है, एगो एक्स, एक्स खराब है तो बीमार। समझिए, एक स्थिति प्राप्त होगा। अब सवाल का हम उत्तर देने जा रहे हैं। हम जान गए कि दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अभी मार्कर भी है तो अपने आप में 100% है। जब तक इनका अगर किसी और से तुलना ना की जाए तो अपने आप में क्या परसेंट होते हैं, 100%। अगर 2 रुपये के सिक्का भी हम लोग रखते हैं तो वो भी अपने आप में क्या परसेंट होता है, 100%। तो दुनिया के कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। इस महिला की कंडीशन देखिए, इनके 4 बच्चों का हम लोग देखे, अगर पहला बच्चा होंगे, बच्ची होंगी जो वाहक होगी, ये बीमार नहीं है, बीमार नहीं बोलना है, वाहक बोलेंगे कि सिर्फ एगो। महिलाओं में दोनों खराब होगा तब बीमार। अभी वाहक है, बच्चा बीमार था,
ये बच्ची भी जो बने हुई एक्स एक्स, ये भी मैंने वाहक होंगे, आई बीमार थे, कुल 4 गो। अब चारों बच्चा, तो दुनिया के हम अभी बोले कि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% जब होता है तो आप समझिए कि अगर 10 रुपया का नोट बोल देंगे वो क्या परसेंट, 100%। 20 रुपया का नोट बोल देंगे वो 100%। जब तक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो यहाँ पर 4 बच्चा है, 4 बच्चा बच्ची मिलाकर इनके पास है, वो अपने आप में 100% है। अब 100% है अपने आप में चारों, ये चारों अपने आप में 100% है। अभी 100% में से कितने कितने ऐसे बच्चे हैं जो हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं, समझिए। ये जो मैंने लड़का हुआ जो बीमार है, ये बीमार है, तब 4 गो में से 2 गो बीमार है, तो 4 गो है तो अपने आप में 100% है, तो उसमें से 2 गो बीमार है, तो कितने बीमार है, 50%। समझिए, अब समझिए इधर, तो हम बोल सकते ना इनको कि इनके बच्चों में से 50% जो है कुल बच्चों, जैसे बच्चों बोले का मतलब कि लड़का लड़की दोनों मिला के बोल रहे हैं कि बच्चों में से 50% बीमार है जो हीमोफीलिया से ग्रसित है। 50% बीमार है जो हीमोफीलिया से ग्रसित है। अगर एग्जामिनर हमरा इसी में ब्लड के सवाल पूछ दिया कि कितने परसेंट लड़के हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, तो इस कंडीशन में देखें लड़का कितने होंगे, 2 ठो। लड़का कितने हैं, 2 गो, एक्स भाई 2 गो लड़का है, और दोनों लड़का हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो अगर लड़का के बारे में पूछा जाए, ये जो कुल इनके बच्चे हो गए जिसमें लड़का लड़की मिलाकर के 50% है, आज स्पेशल लड़के के बारे में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लड़के हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, तो आपको बोलना है 100%, क्योंकि 4 में से 2 गो लड़का है, तो 2 गो लड़का है, तो दोनों लड़के के बारे में जब जिक्र किया जा रहा है तो लड़का अपने आप में 100%, जब 2 ही लड़का तो 2 अपने आप में 100%, और दोनों बीमारे हैं तो लड़के कितने 100% ग्रसित होंगे। अगर पूछ दे लड़कियां कि कितने लड़कियां ग्रसित होगी हीमोफीलिया से, तो कितने लड़कियां ग्रसित होगी समझिएगा आप, ध्यान दीजिए। अब इसमें लड़की है, एगो खराब है एगो ठीक है, ये लड़की है XX, एगो खराब एगो ठीक है। अब इनको हम लोग ग्रसित नहीं बोलेंगे, सिर्फ वाहक बोलेंगे, सामान्य महिला है, ये सिर्फ अगले पीढ़ी में जिन का वहन करेगी, लेकिन अपने बीमार नहीं है, क्योंकि इनके पास जो एगो X गुणसूत्र ठीक है, इस खराब वाले X गुणसूत्र के लक्षणों को नहीं प्रकट होने देगा, तो इनको हम लोग बीमार नहीं बोलेंगे। 2 महिला है, दो बच्ची है, दोनों बच्ची सामान्य है, ठीक है, तो बोलेंगे कितने % लड़कियां, तो आपको बोला है कितना, 0% लड़कियां। तो सवाल का उत्तर हमको मिल गया कि एक दंपति जिसके महिला हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और पुरुष सामान्य है, तो उनके कितने प्रतिशत बच्चों में यह बीमारी होगा, तो कितने % कुल बच्चों में, तो कुल 4 बच्चा अपने आप में 100%, उसमें से देखे 2 बच्चा बीमारी से ग्रसित था, तो 50% ग्रसित था। कुल को बोल रहे 100%, उसमें से कुल 4 गो था अपने आप में 100%, और उस 100% में से 2 गो ग्रसित था, तो कुल का 50% हो गया, आधा ग्रसित था, 50% ग्रसित था। अगर लड़का पूछे कि कुल लड़के का कितना % ग्रसित था, तो लड़का 2 गो था और दोनों ग्रसित था हीमोफीलिया से, तो बोलेंगे 100%। लड़की पूछे कि कितने बच्ची ग्रसित थी, तो कितने बच्ची ग्रसित अगर पूछे तो बच्ची 2 ठो थी और दोनों बच्ची वाहक के काम कर रही थी, बीमार नहीं थी, इसलिए बोले थे 0%। इसमें और क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बस फिलहाल एक तो दिए। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बनाएंगे उस वीडियो में आपको पूरी तरह से इस पर और सवाल देंगे। पहले इस वीडियो को अच्छा से पूरी तरह से देखिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल टाइप के 2 से 3 सवाल हम और करवाएंगे। इस सवाल हम समझाए हैं आपको, अभी आपको अपने से खुद सवाल करना है, आपको अपने से खुद करना है। सवाल हम दे देते, अभी हमारे पास टाइम हो गया है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर वीडियो कम रखिए, कम टाइम पे बनाइए, अच्छा रहेगा। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, पसंद आ रहा है, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हमें बनाए रखें। हम आपको 100% समझाने की जो गारंटी लिए है, 1% कम नहीं होने देंगे। 1% कहीं पर भी कम हो जाए तो आप हमें कमेंट में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि 100% के मतलब होता है सिर्फ 100%। 100% के मतलब सिर्फ 100%। अब रहने दीजिए आज की क्लास इतने तक, तो ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। इसीलिए चलते हैं, सब्सक्राइब
खुद करें और दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि आपे लोग के प्यार के बदौलत ही हमारा चैनल आगे चल रहा है। आप लोग जिस तरह से प्यार 2 वीडियो डाले हैं और वीडियो को जिस तरह से आप लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उससे हमें काफी खुशी हो रही है कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। पूर्व को बायोलॉजी 100 में 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बायोलॉजी उस सब्जेक्ट है जो शायद आपको लगता होगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है सवाल, जो चलते पढ़ते हैं। बायोलॉजी हमारे जीवन से संबंधित सब्जेक्ट है। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो उनको प्रतियोगिता परीक्षा ना भी देना हो, जानकारी रखना हो, आपको अपनी जानकारी इसमें पूरी छिपी हुई है। आपके अपना जीवन से संबंधित जानकारी है, क्योंकि जब भी बायोलॉजी के बारे में हम जिक्र करते हैं तो हमें पूरी तरह से भरोसा है कि नहीं, इस सब्जेक्ट प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल देगा तो ठीक है, वहां तो भी हमारा हो ही जाएगा। लेकिन अपन दैनिक जीवन से संबंधित जो हमारा जीवन है, वो जीवन रेखा को सुधारने के लिए बायोलॉजी की जानकारी रखना अति आवश्यक है। चलते हैं, आज भर इतने रह दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।